हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो होता ये है कि फ्रांस की जनता गलियों में रैली कर रही होती है और रोटी दो यानी गिव ब्रेड के नारे लगा रही होती है। और उस समय का जो किंग होता है लुईस 16, उसकी जो वाइफ होती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस होती है, वो अपनी बालकनी में खड़ी होती है और अपनी मेड से पूछती है व्हाई दे आर क्राइंग। तो उसकी मेड कहती है दे आर आस्किंग फॉर ब्रेड। तो मैरी एंटोनेट कहती है इफ़ दे हैव नो ब्रेड व्हाई दे डोंट ईट केक। अगर उनके पास रोटी नहीं है तो ये वो केक क्यों नहीं खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की मासूम थी मैरी एंटोनेट, यानी जो लुईस 16 की वाइफ थी और क्वीन थी वहाँ की। इतनी मासूम थी, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। उन लोगों को जनता के दुख दर्द का कुछ पता ही नहीं था। मतलब बेसिकली जो है वो मेरी एंटोनेट को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो मेन सलाहकार थी लुईस 16 का, और वो बाकायदा शासन कार्यों में यानी वहाँ के रूलिंग सिस्टम में इंटरफेयर करती थी। तो ये एक लैंडमार्क है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पहचानने का। यानी आप जब कई सारे रिवॉल्यूशन पढ़ोगे आगे, जैसे फ्रेंच पढ़ोगे, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ोगे, ये 3 रिवॉल्यूशन तो आप पढ़ोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा आउटकम आता है जिनसे मिलकर के आज हमारी सोसाइटी जो है वो बनी हुई है। इतनी जो है सब कहीं डेमोक्रेसी है और इतने ज़्यादा लोगों को राइट मिले हुए, तो वो इसी से बनी हुई है। तो ये ट्रेडमार्क रहेगा कि आप इन सब में कुछ मिक्स ना हो जाए, आप इसको पहचानते रहो। ठीक, तो ये पढ़ रहे हैं हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब जो 9th की हिस्ट्री है, तो लॉकडाउन की वजह से सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो बेसिकली 3 चैप्टर ही इसमें बचे हैं। एक है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा है आपका सोशलिज्म इन रसिया एंड रशियन रिवॉल्यूशन, और तीसरा आपका है राइज ऑफ नाजिज्म एंड हिटलर, यानी हिटलर का ही जो नाजिज्म था उसका राइज होना। ये 3 चैप्टर हैं। तो ये पहला चैप्टर आपके सामने है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। देन इसका फर्स्ट पार्ट है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दी लेट 18th सेंचुरी, क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका टाइम पीरियड अगर आप कहो तो 1789 से लेकर के और ये 1804 या 5 तक जो इंसिडेंट्स की एक सीरीज होती है, घटनाओं की एक श्रृंखला होती है, वही होती है आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। यानी इसका जो राइज होता है ये यहाँ से शुरू होती है और फिर घूम घुमा के यही आ जाती है, क्योंकि रिवॉल्यूशन का मतलब ही होता है एक चक्कर। ठीक, तो यानी 1789 का टाइम पीरियड है, तो इसको लेट 18th सेंचुरी ही बोलेंगे। तो उस समय फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, जहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हो रही थी, क्रांति हो रही थी। तो उसमें 3 टॉपिक हैं हमारे सब टॉपिक्स। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी वहाँ के लोगों को सर्वाइव होने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे हुई, अब हम ये भी देखेंगे सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है। देन अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसिस एंड इनटू प्रिविलेजेस, वहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस बर्थ राइट्स थे, तो उनको कैसे ख़त्म किया गया, क्योंकि वहाँ जो इस राइट्स से जिनको नुकसान होता था उनके पास इतनी स्किल नहीं थी कि वो जब कभी प्रोटेस्ट करते थे तो प्रोटेस्ट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाता था, क्योंकि उनके पास इतनी स्किल नहीं थी। तो जब मिडिल क्लास वहाँ राइज होता है तो उनके प्रोटेस्ट को पावर मिलती है, तो ये इसमें देखेंगे। देन हमारा सेकंड पार्ट इसमें क्या है, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी जब यहाँ इनके प्रोटेस्ट को बल मिला उनको मिडिल क्लास का। अब मिडिल क्लास में वही पढ़े लिखे लोग आएंगे ज़्यादातर, तो जब उनको सहारा मिलता है तो फिर क्या होता है, रिवॉल्यूशन वहाँ से शुरू हो जाती है। तो जब रिवॉल्यूशन शुरू होती है तो क्या चेंज होता है, फ्रांस जो है वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, जो फ्रांस जो है वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो जाता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये है कि रहेगा तो वहाँ मोनार्क ही, मतलब किंग ही, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहेगा, उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं रहेंगी। देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो कुछ गड़बड़ करती है, तो वहाँ पे फिर से एक रिवॉल्यूशन होती है। मतलब रिवॉल्यूशन की सीरीज है, मैंने पहले ही बताया ना, तो फिर से एक रिवॉल्यूशन होती है और फिर क्या होता है, मोनार्की को एबोलिश कर दिया जाता है और वहाँ पे रिपब्लिक की स्थापना होती है, रिपब्लिक बनता है वो। इसमें 2 चीज़ें हैं रिपब्लिक बनने में। इसमें एक आप पढ़ोगे द राइन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य, भय का राज्य, रॉबस्पियरे के बारे में इसमें आप पढ़ोगे। देन है आपका द डायरेक्टरी रूल, यानी अब ये जो रिपब्लिक के बाद यहाँ पे आता है डायरेक्टरी रूल। देन
इसके कुछ कह सकते हो सब पार्ट्स यानी और क्या इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो इसमें एक तो आपका है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्योंकि लेट 18th सेंचुरी की बात हो रही है, तो उस टाइम पे वुमेन की जो है वो सोसाइटी में क्या स्थिति थी, तो क्या उन्होंने पार्ट लिया था और उनके क्या इम्पैक्ट रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हम सभी चीज़ों को जानते हैं ना, ऑलराउंड चीज़ों को जानना हमें ज़रूरी है। तो वुमेन का वहाँ पे क्या रोल था, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेव, वहाँ पे उस समय स्लेवरी ज़्यादा चल रही थी, तो जो स्लेव थे उनका क्या रोल था, और स्लेवरी एवोल्यूशन का मतलब होता है स्लेवरी को ख़त्म करना, दास्ता को ख़त्म कर दिया गया। और फिर सिक्स्थ द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, यानी डे टू डे लाइफ पर इस रिवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो इतना चीज़ हमें इस फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। बाकी जो है ये अगले वीडियो के कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, जितने पार्ट्स में हो पाएंगे हम लोग पढ़ेंगे, कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है, 3 ही चैप्टर है, आराम से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक इंट्रो ले लेते हैं। तो इंट्रो यही है कि ये जानो कि 14 जुलाई की डेट होती है, ठीक है, 14 जुलाई की डेट होती है। पिछले किसी वीडियो मैंने बताया था कि 13 जुलाई को मेरा बर्थडे था, ठीक है, तो ये मैंने ये इसलिए दे दिया है कि आपको याद रहे। और यहाँ से आप एक हिंट भी ले लो कि जब आपको कोई डेट याद करनी होगी तो आप वहाँ आसपास कोई एक मेमोरेबल चीज़ याद कर लेना। तो जैसे 13 जुलाई मेरा बर्थडे, मैंने इतना इस पर डिस्कस कर दिया, 14 जुलाई आपको हमेशा याद रहेगा। 1789 में ये डे होता है जब बहुत सारी जनता इकट्ठा होती है और वो एक जनता की आर्मी क्रिएट कर लेती है, यानी जो वहाँ उसमें जो सिपाही होते हैं वो जनता होती है। और फ्रांस में जो राजा की डिस्पोटिक पावर यानी निरंकुश सत्ता का जो प्रतीक होता है, एक फोर्ट्रेस जिसका नेम होता है बैस्टिल, ठीक है। तो बैस्टिल जेल भी कह सकते हो इसको, बैस्टिल फोर्ट्रेस भी कह सकते हो। जेल इसलिए क्योंकि इसमें जो है रिवोल्यूशनरी जो लोग थे, रिवोल्यूशनरिस्ट, उनको यहाँ पे ला करके कैद कर दिया जाता था, ठीक है। तो फोर्ट्रेस का जो ये फोर्ट्रेस था बैस्टिल का, इसको लोगों ने जा करके तोड़ दिया। इसमें जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे उसको उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। वैसे इसमें जो कैद रहने वाले जो कैद थे उस समय लोग, वो केवल 7 थे। अब हंसने वाली बात नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यहाँ पे बात 7 लोगों की नहीं थी, यहाँ पे बात थी जो राजा की डिस्पोटिक पावर थी, निरंकुश सत्ता थी, उसको चैलेंज कर देना और ये जता देना कि हम आपके इन गलत चीज़ों में कोई बिलीव नहीं करते हैं, हम इनको नहीं मानते हैं। तो जनता ने वहाँ पर ये करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ यानी कि इस तरीके से वहाँ पे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो जाती है और इसके बाद में फिर इवेंट्स की सीरीज चलना शुरू होती है। ये स्टार्टिंग डेट थी वहाँ की। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ्रांस की क्रांति का। अब सीरीज चलना शुरू होती है, उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोनार्क होता है पहले, ठीक है, मोनार्क होता है यानी राजा होता है। अब राजा की शक्तियाँ किस तरीके से होती हैं, आपने कहानियों में पढ़ी सुनी होगी कि जो राजा कह दे वही सही है, जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, वहाँ उसके ऊपर कोई लिमिट तो होती नहीं है। बट फिर क्या होता है कि जो यहाँ पे क्रांति होती है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है और कहा जाता है कि अब जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में वर्क करेगा, लेकिन फिर भी राजा कुछ सही नहीं करता है, तो फिर उसको आइदर रिपब्लिक बना दिया था। जैसा कि अभी आपने टॉपिक्स देखे हैं उसके नीचे ना, तो उसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कि आप जानो कि क्या थी। तो शुरू करते हैं, समझ लीजिए अब यहाँ से। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इस सोसाइटी में जो है समाज कैसा था ये देखने से पहले हम ये भी देख लेंगे कि इकोनॉमिक सोसाइटी क्या थी, मतलब उसी में आ जाएगा, लेकिन बेसिकली हम इसको कहेंगे इकोनॉमिक फैक्टर है। वैसे भी जान लो हिस्ट्री से एक चीज़, जैसे किसी क्रांति के बारे में, किसी युद्ध के जब कारणों के बारे में आपको जानना होगा, ये बिल्कुल मैं आपको बहुत ही समझ लो कि क्रीम चीज़ दे रहा हूँ। कभी भी आपको आंसर राइटिंग करनी हो, कभी कोई चीज़ बताना हो, तो किसी भी वॉर के बारे में या किसी रेवोल्यूशन के बारे में जब रीजन पूछे जाते हैं तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, कोई सोशल रीजन होंगे यानी सामाजिक कारण होंगे, इकोनॉमिक रीजन होंगे, पॉलिटिकल कारण होंगे, कुछ रिलीजियस होंगे यानी धार्मिक कारण होंगे, ठीक है, कुछ कल्चरल रीजन्स होंगे, ठीक है, कुछ मिलिटेंट रीजन होंगे। तो इस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण भी होते हैं। तो ये सब में होते हैं, यानी अब उसका जो फैक्टर अलग अलग होते हैं, लेकिन हेडिंग्स जो होती हैं वो सबकी सेम होती हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे आर्थिक कारण क्या था इसको जानते हैं। तो टाइम पीरियड क्या चल रहा, तो हाँ, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि 1774 में, टाइम 1774,
क्रांति कब शुरू हो रही, 1789 को शुरू हो रही है। डेट पे ध्यान रखना और कठिन नहीं है डेट याद करना, खाली सुनो। यानी इसके पहले का हम बैकग्राउंड पे बात कर रहे हैं, राइट। यानी ये जब हुआ उसके पहले यहाँ बैकग्राउंड क्या था। तो 1774 में जो फ्रांस की गद्दी पे राजा बैठता है उसका नेम होता है लुइस 16, ठीक है। इसके पहले 14, 15 ये सब वहाँ बैठ चुके थे। ये बैठता है और जब ये बैठता है तो फ्रांस की ट्रेजरी खाली होती है, यानी वहाँ का खजाना खाली होता है। लुइस 14 के टाइम पे फ्रांस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, लेकिन इसके बाद में ये खाली हो जाती है। उसका रीज़न भी अभी बता रहा हूँ क्या है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप देखो अमेरिका की क्रांति कब हुई थी, जान लो यहाँ 1775 में, ठीक है। और आप अगर इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा याद रखोगे तो आप ये जानोगे कि इसी टाइम पे जो है अंग्रेज़ लोग भारत आ रहे थे। मैंने आ क्या रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आ ही चुके थे। 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया था। क्लास 8 की हिस्ट्री याद करो, चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी, तो रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया था। इस समय इंडिया में फ्रांस भी थे, तो फ्रांस वालों में ब्रिटेन वालों में लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। वही टाइम पीरियड तो चल रहा है ये, तो यहाँ पे लड़ाई होती रहती थी। तो यानी फ्रांस और ब्रिटेन की दुश्मनी थी। और ब्रिटेन क्या कर रहा था, सबको ही अपनी कॉलोनीज बना रहा था, जैसे कि इंडिया उसकी कॉलोनी थी, ठीक। तो अमेरिका में उस समय ब्रिटेन की 13 कॉलोनी थी। कितनी कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी थी। किसकी, ब्रिटेन की। तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की उसको फ्री होने में, कि उसकी ये 13 कॉलोनी आज़ाद कराने में, ठीक। इसमें फ्रांस का क्या फ़ायदा था, फ्रांस का खाली इतना फ़ायदा था कि वो ब्रिटेन से अपनी दुश्मनी निकाल ले। उसको कुछ मिलने वाला नहीं था, केवल ब्रिटेन से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसने इन 13 कॉलोनीज़ को क्या कराया, आज़ाद कराया। अमेरिका तो आज़ाद हो गया, 13 कॉलोनी उसकी आज़ाद हो गई, लेकिन फ्रांस को यहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। पहले ही वो 2 बिलियन लीवर वहाँ की मुद्रा थी, जैसे अपने यहाँ की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, इतना वो कर्जा था। अब उसमें 1 बिलियन हो गया और ऐड, यानी फ्रांस बुरी तरीके से कर्जे में फंस गया, क्योंकि युद्ध करने में लगता है पैसा, खर्चा, तो बुरी तरीके से खर्चे में फंस गया। अब क्या हुआ कि भाई सरकार है तो सरकार को खर्चे करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स पे खर्चे करने पड़ेंगे, ऑफिशियल मतलब ऑफिस में और उसमें जो है वर्क करने वाले लोग हैं उन पर खर्चा होगा। और सरकार के खर्चे आप खुद समझ लो कि सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है, तो सारे खर्चे उसके पास हैं। अब सरकार के पास खर्चे कहाँ से आएंगे, तो सरकार की इनकम का सोर्स क्या है, आप कहोगे टैक्स से ही तो सरकार कमाती है। तो सरकार ने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया भाई, और क्या करेगी, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। टैक्स किस पे बढ़ाएगी, जनता पे बढ़ाएगी। तो चूँकि इतना ज़्यादा रकम थी, उसका खर्चा चलाना था तो टैक्स बढ़ाना था, लेकिन वो रकम भी जो थी उसको बाकायदा इंटरेस्ट के साथ में इंस्टॉलमेंट में पे भी तो करना था जिससे लिया था। तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है इकोनॉमिक डेट हो गया, फ्रांस के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि फ्रांस उस कर्जे में डूबने लगा और वहाँ की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से तबाह होने लगती है। तो ये तो वहाँ की इकोनॉमिक सोसाइटी हो गई। अब जो इकोनॉमी इस तरीके से तबाह होने लगी तो वहाँ लोग क्या हुआ भाई, प्राइस राइज होने लगा, लोग दाना पानी खाने को तरसने लगे, सामान बहुत महंगे होने लगे। अब यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा, ये देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ रहने वाले लोग थे वो किस तरीके से थे। तो फ्रांस जो है वो बटा हुआ था वहाँ पे 3 स्टेट में, ठीक है। स्टेट का मतलब 3 वर्ग जान लो। तो एक था फर्स्ट स्टेट, ठीक है। जो पहला स्टेट था इसमें आते थे क्लर्की या प्राइस्ट जैसा समझो, कुछ लोग क्लर्गी बोलते हैं, कुछ लोग क्लर्जी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे कोई ज़्यादा आपको खास बात नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेट ये था, और फिर आता है सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट इसमें आते थे आपके नोबल्स, यानी जो सामंत या सरदार होते थे, नोबल या फ्यूडल कह सकते हो, जैसे अपने यहाँ जमींदार लोग, ठीक है, इसमें ये आते थे। और देन आपका था थर्ड स्टेट, ये ए हटा दो, ESTATE होता है स्पेलिंग में, थर्ड स्टेट। और इस थर्ड स्टेट में कुछ कैटेगरीज थी, जिसमें एक पहली कैटेगरी थी जिसमें आपके थे बिग बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन थे, बिग बिजनेसमैन।
मर्चेंट्स यानी जो व्यापारी थे, लायर्स थे और ऑफिशियल्स थे, ये ऑफिसर्स। फिर इसमें इसके अलावा इसमें थे पीजेंट्स यानी किसान। अभी किसान का मतलब जिनके पास उनकी अपनी ज़मीन होगी। पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स यानी जो कलाकार लोग थे, एक ये कैटेगरी बन रही थी। और तीसरी कैटेगरी जो थी उसमें थे स्मॉल पीजेंट्स यानी जिनके पास बहुत, जान लो, छोटी भूमि रही हो, स्मॉल पीजेंट्स। और इसके बाद लैंडलेस वर्कर्स। तो इस तरीके के 3 स्टेट में समाज बटा हुआ था। अब इसमें देखो क्या था, ये जो पहले 2 स्टेट थे यानी क्लर्गी वाले और नोबल वाले, इनको मिले होते थे बर्थ प्रिविलेज। बर्थ प्रिविलेज ऐसे जान लो कि राजा का बेटा राजा होगा और उसको बहुत सारे बर्थ राइट मिलेंगे, जन्मसिद्ध अधिकार उनका बहुत सारा होगा। और उस जन्मसिद्ध अधिकार जो उनका होता था, वो जन्मसिद्ध अधिकार सिद्ध होता था इन वर्ग के शोषण के द्वारा। ये माना जाता था कि ये लोग जो हैं, ठीक है, ये इनकी सेवा करेंगे। बेगार वर्ड फेमस था, ठीक है। बेगार अभी भी अपने यहाँ भी बोला जाता है, भारत में भी हो, ज़्यादातर गाँवों में, कि वो उनका बेगार कर रहे हैं, मतलब बिना किसी पेमेंट के कोई काम करना। और वो इसलिए काम करना क्योंकि हम उनसे स्टेटस में नीचे हैं, तो ये इनका बेगार करता था। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात जो ये थी कि ये दोनों लोग जो थे ये टैक्स फ्री थे, यानी इनको कोई टैक्स नहीं देना होता था, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो लैंड था वो इन्हीं लोगों, यानी नोबल्स और ये बिजनेसमैन वगैरह जो थे, इन सबके पास मिला के 60% लैंड इन्हीं लोगों का था, जिसपे बाकी लोग खेती करते थे और टैक्स देते थे, ठीक है। तो ये चीज़ किसी को भी, और ये लोग कोई काम धाम नहीं करते थे, ये लोग कोई काम धाम नहीं करते थे। तो ये चीज़ भाई किसी को बुरी लगेगी, वो मेहनत करे, फसल उगाए, सब कुछ करे, बट वहाँ पे क्या हो कि उसको किसी तरीके का हाँ, और कुछ लोग जो बैठे खाएं उनको किसी तरीके का कुछ वर्क भी ना करना पड़े। तो ये वहाँ की सोशल जो स्ट्रक्चर था वहाँ का, वो ये था। इसके अलावा जो, हाँ, इनको जो टैक्स देने पड़ते थे वो वहाँ पे 2 तरीके के टैक्स थे। एक आपका था टाइथ, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 होता था, ठीक है, ये देना पड़ता था चर्च को। और दूसरा होता था टाइल्स, ये देना पड़ता था डायरेक्ट स्टेट को, यानी फ्रांस को, ठीक है। तो अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब ये लोग राइज करेंगे, यानी ये लोग अक्ल में, इनको अक्ल आएगी इन सब चीज़ों की, तो क्या ये यहाँ पे रिवॉल्यूशन का या अनरेस्ट का, यानी उनके बीच जो है तनाव का, क्या ये कारण नहीं है? आप कहोगे ये बिल्कुल एक कारण है, ठीक। चलो फिर हम देखते हैं हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन। तो 1715 में जो फ्रांस की आबादी थी 23 मिलियन, वो 1789 यानी जो क्रांति का समय होता है उस समय वो बढ़ के होती है 28 मिलियन, यानी ये बढ़ जाती है 5 मिलियन तक, यानी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। बट आपने ये देखा कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस थी। सबसिस्टेंस क्राइसिस की जो बात हो रही है, ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या, अभी हम लोग स्ट्रगल टू सर्वाइव देख रहे हैं। हाँ, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई बट वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, कंटिन्यू प्राइस राइज हो रहा था। प्राइस राइज अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो ऐसा समझ लो। हुआ क्या वहाँ पे, जैसे जो लोगों की मजदूरी थी वो एक बराबर थी, यानी जो दुकानदार थे, मतलब जो लैंड ऑनर्स थे, जो मालिक लोग थे, उन्होंने जो बेस थी, नौकरी थी, वो फिक्स कर दी थी। लेकिन सामान की कीमत बाज़ार में बढ़ गई थी। कहने का मतलब, मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपये थी और आप शाम को चीनी लेते थे, सब्जी लेते थे, दूध लेते थे, सब लेते थे, और वो उतनी ही चीज़ें जो है वो 60 रुपये में हो जाती थी, ठीक। 40 रुपये आप बचा के घर ले आते थे। 100 रुपये आपको अब भी मिल रहे हैं, बट ये 60 रुपये में जो आप चीज़ें खरीद लेते थे, ये 100 रुपये में भी पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्राइस राइज। आप इतनी बहुत आसानी से इतना ही चीज़ समझ लो कि प्राइस राइज क्या होता है। तो ये वहाँ पे हो गया। तो अब लोगों को खाने पीने की भी समस्या होने लगी, उनको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो इस तरीके से जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है वो हैपन हुई। वहाँ पे लोग जो हैं उनको खाने पीने की समस्याएं होने लगी। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, वो यही होती है। अब है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड इन टू प्रिविलेजेस। होता क्या है, जैसे इन सब चीज़ों को लेकर के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट कौन करेगा, थर्ड स्टेट वाले। अब थर्ड स्टेट वाले में भी जो बिजनेसमैन वाला जो था, पढ़े लिखे लोग उसमें थे, वो बहुत पहले प्रोटेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो समय आ रहा है, यानी जब रेवोल्यूशन हुई, तो रेवोल्यूशन तभी हुई जब वो लोग जो थे, यानी उसमें वो लोग थे, वो एज अ मिडिल क्लास वहाँ पे ग्रो होकर के सामने आए, जिसमें कि पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें मीडिया पर्सन्स थे, एडवोकेट्स थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, मर्चेंट्स थे। ये सब लोग ग्रो होकर के सामने आए। इन लोगों ने जो प्रिविलेजेस, जो बर्थ राइट थे, उस सब का विरोध किया। उन्होंने कहा भाई जो है किसी को काम मिले, किसी को इज्जत मिले, वो सब उसको मेरिट के बेस पे मिलना चाहिए। और जो टैक्स वगैरह है, अगर वो देना है तो भाई सारे लोग टैक्स दें। ये क्या होता है कि केवल एक स्टेट टैक्स दे, बाकी लोग टैक्स ना दें। तो उन लोगों ने इस सब चीज़ों का विरोध किया। दूसरी बात, वो पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास स्किल्स थी, नॉलेज थी, तो अब चीज़ें ज़्यादा प्रभावी होने लगी। उन्होंने नीचे तबके के लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया, लोगों को बताया कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। उस समय कई सारे फिलासफर्स भी जो हैं वो सामने आए। इसमें से कुछ नाम हैं आपके, जैसे कि एक फिलासफर आपके थे जॉन लॉक। क्या नाम है, जॉन लॉक, LOCKE, लॉक, ताला वाला लॉक नहीं, ठीक है। दूसरे आपके थे रूसो, SEAU, स्पेलिंग ही ऐसी है। तो जॉन लॉक थे, रूसो थे, ठीक है। अब देखो हम अपने स्टडी टाइम में कंफ्यूज होते रहते थे कि रूसो रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित है, तो अब हमने बता दिया, तो आपको नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है। और तीसरे आपके थे मोंटेस्क्यू। ये 3 फिलासफर्स के आप नाम याद रखो, ठीक है। तो जो आपका ये था जॉन लॉक, इसकी किताब आई थी द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और इस ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इसने क्या किया, इसने जो राजा का जो डिवाइन पावर था, डिवाइन पावर में ये था कि ये माना जाता था कि जो किंग है, राजा है, वो गॉड का एक देवदूत है, उसके अंदर दैवीय शक्तियां हैं, लोगों को उसकी बात माननी ही चाहिए। राजा जो कर रहा है वो सही है, एक दैवीय सिद्धांत और दैवित्व का सिद्धांत होता है। अगर आप यहाँ पे जो है इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो यहाँ पे बलबन जो सुल्तान है जिसका नाम आता है, उसने भी ये सिद्धांत पारित किया था कि जो सुल्तान है वो राजा का एक प्रतिनिधित्व है, ठीक है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी बात सबको माननी चाहिए। तो ये वहाँ भी चल रहा था। हिस्ट्री लगभग जो है वो सब कहीं एक जैसी आपको ज़्यादातर मिलेगी, सब कहीं चीज़ें लगभग एक जैसी मिलती रही। यही बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती थी कि जब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे वर्ल्ड में, तब भी वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हो रही थी, उन जगहों पे भी हो रही थी। तो उसने किस चीज़ का विरोध किया, यानी डिवाइन पावर जो राजा की, उसको विरोध किया, उसको एब्सोल्यूट राइट का विरोध किया कि राजा की कोई भाई एब्सोल्यूट शक्ति नहीं है कि जो चाहे वो करे, सब गलत बातें हैं। इन सब रूल का उसने खंडन कर दिया जॉन लॉक ने, और जनता तक ये बातें पहुंचाई। जो रूसो था उसकी बुक आई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है हिंदी में सामाजिक समझौता, यानी जिस तरीके वहाँ स्टेट था वहाँ का समाज ही तो था, तो इस तरीके से समाज नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि समाज के बीच में एक समझौता होना चाहिए। उसने एक रूल ऐसा रखा कि जहाँ पे किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी का शोषण ना हो। और फिर मॉन्टेस्क्यू की किताबें इनकी याद रखना। फिर मॉन्टेस्क्यू, इनकी बुक आई थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉज में ही इसने जो है वो डिवीज़न ऑफ पावर की बात की थी, ठीक है, जिसमें उसने जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की बात की थी। 10th जो है पॉलिटिकल साइंस में आपने पावर शेयरिंग पढ़ा है, समझ लीजिए कि ये मॉन्टेस्क्यू से ही ये विचारधारा आई थी। तो यहाँ पे 3 स्कॉलर्स के नाम जान लो। तो इन्होंने जो है जनता को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया, अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाई, और जनता को भी अब लगने लगा कि हाँ वो जो है उसके साथ गलत हो रहा है। और आपको पता है कि इसके बाद की जो हेडिंग है वो यही है कि द रिवॉल्यूशन आउटब्रेक्स, तो क्रांति की फिर शुरुआत हो जाती है।
तो क्रांति की शुरुआत हम लोग करेंगे अगले चैप्टर में, अभी हम लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आप भी तैयारी कर लीजिए, अगले चैप्टर में क्रांति करते हैं, मिलिएगा यहीं पर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।